नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। पिछले 4 दिनों की अनुपस्थिति के बाद आज मैं हाजिर हूं। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर थे, तब से मैं आपके सामने आ नहीं पाया। तो 4 दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम में जो कुछ इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की हार, मंत्रियों को विभागों का वितरण, इन पर मैं चर्चा नहीं कर पाया। और फिर आज जोगेश्वर गर्ग की नियुक्ति और कांग्रेस ने 25 लोकसभा सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए। ये सारी तमाम बातें थी जिन पर मुझे उसी दिन चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। पर चूंकि एक अलग दृष्टिकोण से, अलग समीक्षात्मक तरीके से मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं, इसलिए आज मैं क्षमा याचना सहित कुछ पुरानी बातों को दोहरा भी रहा हूं और उन पर आपसे चर्चा भी कर रहा हूं। सबसे पहले तो जोगेश्वर गर्ग को आज सत्तारूढ़ दल का सरकारी मुख्य सचेतक बना दिया गया और जोगेश्वर गर्ग सरकारी मुख्य सचेतक बनेंगे, ये बात मैंने पेनल्टी कॉर्नर में आपको याद दिलाता हूं उसी दिन कही थी जिस दिन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, विस्तार हुआ था। और मैंने आश्चर्य व्यक्त किया था कि क्यों नहीं जोगेश्वर गर्ग को मंत्री बनाया गया। मेरी समझ से बाहर है, लेकिन शायद उनको सरकारी मुख्य सचेतक बनाया जाएगा। पहले सुनिए, मैंने आपसे शपथ ग्रहण के दिन क्या कहा था। ऐसी छोटी छोटी वो जातियां जो भाजपा को वोट देकर लोकसभा चुनाव में अपर हैंड कर सकती हैं भाजपा का, उन सब के लोगों को लेकिन एक यादव छोड़ दिए गए और एक जोगेश्वर गर्ग नहीं बने। ये 2 अंडरलाइन करना चाहता हूं बात। जोगेश्वर गर्ग एससी से आते हैं, जालोर से आते हैं। जालोर का कोई मंत्री नहीं बना, जिले का संसदीय क्षेत्र का तो बना है। वो बहुत ही पुराने आरएसएस के आदमी हैं, शांत स्वभाव से, पहले मंत्री रह चुके हैं। हो सकता है उन्हें मुख्य सचेतक बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, पर आज वो मंत्री नहीं बने, इस पर आश्चर्य हुआ। और एक भी यादव, जब जसवंत यादव जैसा दिग्गज मौजूद था और बालकनाथ जैसे मौजूद थे, तब एक भी यादव को मंत्री नहीं बनाया गया। शायद भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, ये सोच के नहीं बनाया गया होगा। लेकिन ये 2 प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे निगाह में भी आज की तारीख में, मैं भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा कि जोगेश्वर गर्ग क्यों मंत्री नहीं बने और किसी यादव को क्यों मंत्री नहीं बनाया गया। ये मैंने आपसे उस दिन कहा था जिस दिन मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ था, और मैंने ये उम्मीद जताई थी कि जोगेश्वर गर्ग को शायद इसलिए बचा के रखा गया क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए राजेंद्र राठौड़ जैसे आदमी अभी विधानसभा में नहीं है। जोगेश्वर गर्ग पुराने व्यक्ति हैं, नियम कानून कायदे जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कवि हृदय भी हैं, कविता और गजल लिखते हैं। आज उन्होंने बनते ही सबसे पहले ये कहा कि जो परंपराएं रही है गौरवशाली, उन्हें मेंटेन किया जाएगा, विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, उसमें परहेज नहीं है, लेकिन बिना वजह किए गए हंगामे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा जोगेश्वर गर्ग ने। संसदीय कार्य प्रणाली का एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ राजेंद्र राठौर साहब की तरह, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो अनुभव है उसका उपयोग करते हुए बढ़िया से बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे और सदन में अच्छा माहौल बने, सहयोग का माहौल बने, सौहार्द का माहौल बने और सब मिलकर, पक्ष विपक्ष सब मिलकर राजस्थान की जनता के लिए जो बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान विधानसभा की गौरवपूर्ण परंपराओं से मैं भी वाकिफ हूँ और मुझे गर्व है कि ऐसी विधानसभा का सदस्य 5वीं बार मुझे बनने का मौका मिला है। उस गरिमा को ठेस नहीं लगे ये प्रयास करूंगा और उस गरिमा को और 4 चांद लगे ऐसा कुछ करने की कोशिश करूंगा। सारे दायित्व परिस्थिति के अनुरूप अच्छे से निभाएंगे और सचेतक का काम ही होता है सब सारे विधायक दल को साथ लेके चलना, सबका उपयोग करना, सबको समान अवसर देना और सबकी प्रतिभाओं का उपयोग करना और प्रतिपक्ष से भी तालमेल ठीक ठाक रखना। तो वो सब जो जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुरूप सारा काम करने का प्रयास करूंगा। 5वीं बार के विधायक, संघ के प्रति बिल्कुल निष्ठावान और बहुत ज्यादा नहीं बोल के काम करने में विश्वास करने वाले व्यक्ति, ये जोगेश्वर गर्ग की विशेषता है। जालोर जिले से कोई मंत्री नहीं था, आज जालोर जिले से मंत्री बन गया, यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। सरकारी मुख्य सचेतक को और नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। नेता प्रतिपक्ष अभी कांग्रेस ने नियुक्त नहीं किया है। अब देखते हैं कि जल्दी कांग्रेस भी इस पे अपना रुख स्पष्ट करेगी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बनते हैं, टीकाराम जूली बनते हैं या डोटासरा बनते हैं, इन्हीं नामों की चर्चा है। देखते हैं कांग्रेस लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या स्टैंड लेती है।
क्या कोई क्षेत्र या कोई जाति या किसी नेता का इतिहास और उसकी क्षमता, नेतृत्व की क्षमता क्या देखा जाएगा, आइए देखेंगे, थोड़े दिन में पता लगेगा। अब आज मैं बात करना चाहता हूं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी के विभागों के वितरण पे मैं चर्चा नहीं कर पाया था जिस दिन विभागों का वितरण हुआ था। हालांकि मैंने अभी जो आपको सुनवाया है पुराना, उसमें कहा था कि यादव मंत्री क्यों नहीं बना, उस पर भी मैं आऊँगा कि एक सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने इस्तीफा दे दिया हार के बाद, तो अब एक चांस है कि आप किसी यादव को मंत्री बना सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि यादव बड़ी कम्युनिटी है अलवर में और बहुत सारे इलाकों में, जयपुर ग्रामीण में, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में यादव कम्युनिटी को आप स्थान देंगे तो लोकसभा चुनाव में उसका फायदा भी होगा और दो बड़े नेता आपके पास हैं भी। जो विभागों का वितरण हुआ उसमें 2-3-4 सवाल मेरे जहन में उभर रहे हैं, मैं उनको सवालों की तरह रखना चाहता हूं। मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता कि कोई परामर्श दूं या कोई किस तरह की दिशा दूं। मैं इतना मानता हूं कि जो 4-5 दशक के बीच में मेरा जो अनुभव है राजनीति को देखने समझने का, उसमें मुझे 2-3 बातें बहुत अजीब लगी। एक तो जब जाबर सिंह खर्रा को आपने शहरी विकास और यूडीएच, अर्बन डेवलपमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एलएसजी, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद, यूआईटी, जेडीए, एडीए सब दे दिए और उन्हीं को शहरी विकास दिया। तो यहां जब दोनों कंबाइंड किए गए, क्योंकि शहरी विकास संभव नहीं है अगर आपके पास में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, तो नगर पालिका, नगर परिषद, यूआईटी नहीं है तो आप शहरी विकास नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले। तो फिर ग्रामीण विकास को पंचायती राज को अलग क्यों किया गया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ग्रामीण विकास विभाग है किरोड़लाल मीणा के पास और पंचायती राज है मदन दिलावर के पास। तो जब भी ग्रामीण विकास करना होगा उसका इंस्ट्रूमेंट कौन बनेगा, उसकी एजेंसी कौन होगी? पंचायती राज। पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें, तो ये तो रहेंगी मदन दिलावर के पास और ग्रामीण विकास अभिकरण रहेंगे किरोड़लाल मीणा के पास। तो मैं ये एक ऐसी बात कि जो कॉम्बिनेशन शहरी विकास और एलएसजी का किया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो कॉम्बिनेशन यहां अलग क्यों किया गया, उसको विच्छेद क्यों किया गया ग्रामीण विकास को पंचायती राज से, ये मेरे को कम समझ में आ रहा है इस वक्त। हो सकता है कोई इसके पीछे थीसिस थ्योरी रही होगी जो एग्जीक्यूशन के समय सामने आएगी, पर अब तक ये दोनों विभाग साथ रखे गए एक ही मंत्री के पास हमेशा, क्योंकि ग्रामीण विकास की इंस्ट्रूमेंट पंचायत समितियां, पंचायती राज संस्थाएं बनती हैं। एक दूसरा, एक इंपॉर्टेंट बात मेरे समझ में ये नहीं आई कि जब कृषि विभाग और उद्यानिकी किरोड़लाल मीणा को दिया गया तो फिर कृषि विपणन सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को क्यों दिया गया? अब तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो विभाग अभी मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया, हो सकता है वो कृषि विभाग के साथ जोड़ दें। कृषि विभाग को कृषि विपणन के साथ जोड़ा जाए, भले किसी और को दें आप, मैं ये नहीं कह रहा किरोड़लाल मीणा को दें। कृषि विभाग, कृषि विपणन, उद्यानिकी एक साथ हो तो जो मार्केटिंग का युग है इस वक्त, जिससे किसान को कमाई होती है, कमाने के तरीके, उसकी मंडियां, कृषि उपज मंडियां, वो साथ होंगी तो मैं समझता हूं ज़्यादा ठीक तरीके से काम हो पाएगा। तीसरा, इस पूरी लिस्ट में खान मंत्री कोई नहीं है। ये तो लिखा हुआ है कि जो विभाग किसी मंत्री के पास नहीं, वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे, पर खान विभाग क्या ऐसा विभाग है जिसको एक लाइन में समेट दिया जाए? जो विभाग यूडीएच जितना, जो विभाग दूसरे विभागों जितना, चिकित्सा विभाग जितना महत्वपूर्ण है, खान विभाग राजस्थान की रेवेन्यू में खनिज संपदा का, रॉयल्टी का, पेट्रोलियम डीजल का, इनका जो पदार्थ निकल रहे हैं उसकी रॉयल्टी का कितना महत्व है कोई नहीं जानता क्या? फिर खान विभाग का इसमें जिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री के पास होगा बेशक, लेकिन उस एक लाइन में आया मुख्यमंत्री के पास जब 4-5 विभागों का जिक्र किया गया, तो मैं समझता हूं खान विभाग का भी एक स्पेशल तरीके से जिक्र किया जाता ताकि कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती, कोई संदेह नहीं रहता, स्पष्टता रहती कि मुख्यमंत्री खान मंत्री है। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जल संसाधन मंत्री बने हैं और जल संसाधन मंत्री के पास में हमने इंदिरा गांधी नहर और सिंचाई क्षेत्र विकास नहीं दिया। अब चूंकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने इस्तीफा दे दिया तो एक मौका है कि जल संसाधन मंत्री के साथ इंदिरा गांधी नहर को भी जोड़ सकते हैं और
सिंचित क्षेत्र विकास को भी जोड़ सकते हैं। ये दोनों जोड़ने से कॉम्पैक्ट हो जाएगा उनका डिपार्टमेंट, मेरा मानना ऐसा है, होना चाहिए। फिर मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव विशेषाधिकार है, उसमें मैं कोई नहीं करना था, लेकिन जो हमारी राजनीतिक एक विश्लेषक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में जो राय है वो जाहिर करना हम फर्ज समझते हैं अपना, इसलिए आज ये राय जाहिर कर रहे हैं। ऐसे ही अब जैसे अल्पसंख्यक विभाग सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के पास था, वो फ्री हो गया उनके इस्तीफे के बाद, तो एकमात्र अल्पसंख्यक अब गौतम डक रह गए हैं। जैन अल्पसंख्यक में आते हैं और गौतम डक जैन है। तो मैं समझता हूं कि एक सहज अल्पसंख्यक विभाग के लिए व्यक्ति आपके पास उपलब्ध है, अगर आप कोई और अल्पसंख्यक लेकर नहीं आते हैं तो। इस तरह की कुछ बातें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता था, और ये भी करना चाहता था कि इसको थोड़ा सा एक रिव्यू करके देख लिए जाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के इस्तीफे से भी 3-4 विभाग जो फ्री हुए हैं, उनसे भी कुछ चीज़ें बेहतर बनाई जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा ठीक किया, बेहतर बनाई जा सकती हैं, ज़्यादा कारगर बनाई जा सकती है, ज़्यादा उद्देश्यपरक बनाई जा सकती है। मैं इस पर इसीलिए चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ, हालांकि विभागों में वितरण हुए 3 दिन से ज़्यादा हो गए। अब एक बात, आज बड़ा भारी स्टेटमेंट आया बाबूलाल खराड़ी, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री का। बड़ा दिलचस्प बयान है, उसको दिलचस्प कहें, अजीबोगरीब कहें, जो भी है। उन्होंने कहा है कि खूब बच्चे पैदा करो, मोदी सबको छत देंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा बाबूलाल खराड़ी ने। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है? फिर तो हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है? फिर तो हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। अब इनको क्या कहें, दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है और भारत की इतनी आबादी है, उनके लिए अन्न पानी सबका इंतजाम करना और फिर छत प्रधानमंत्री दे देंगे। पर पानी तो जितना है उतना है, और अन्न जितना उपज सकता है धरती उतना ही उपज सकता है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है बाबूलाल खराड़ी का। अब वो कई लोग एक विशेष विचारधारा के कहते हैं कि मुस्लिम तो इतने बच्चे पैदा करते हैं, हम कम क्यों करते हैं, और हम भी बच्चे खूब पैदा करो। शायद उससे प्रेरित होकर आज उन्होंने आदिवासियों के बीच ये ऐसा बयान दे दिया। अब प्रधानमंत्री जाने। एक और अजीबोगरीब बयान, अजीबोगरीब तो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक ऐसा चर्चित बयान, अजीबोगरीब नहीं, विवादास्पद भी नहीं कहना चाहता, चर्चित कहना चाहता हूँ। आज रामचरण बोरा का है, सांसद। इन्होंने कहा कि ये 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है अजमेर में, ये संस्कृत का केंद्र था, विद्यालय था, इसलिए इसको रेस्टोरेशन किया जाए। सैकड़ों साल पहले मोहम्मद घुरी ने इसको तोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, किस तरह नाम लिया उन्होंने तोड़ दिया था और इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। 2.5 दिन में बना नहीं था, 2.5 दिन में तोड़ के कन्वर्ट किया गया था। इसलिए इसको पुराना रूप दिया जाए वापस से, 400 साल पुराना, और अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कई सारी बातें उन्होंने कही है। एक नया विषय, अब राजस्थान अब तक अछूता था, ब्रजभूमि चल रही थी, काशी विश्वनाथ राम मंदिर, अभी एक नया विषय राजस्थान में शुरू हो गया है। और इस नए विषय के साथ आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में हम बड़ी भारी डिबेट देखेंगे, बड़ी भारी चर्चा सुनेंगे, और भाषणों में, चुनाव सभाओं में ये विषय एक ज्वलंत मुद्दा बनेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये 2 बयान आज हमने आपके सामने